हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर फर्स्ट है आपका, इसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। एक क्लास आपको 4 बजे मिलती है, दूसरी क्लास आपको रात में 8 बजे मिलती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी 3 क्लासेस कर चुके हैं, यानी कि 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग जो 4th चैप्टर है आपका, उसको डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर जो हमारा था, भारतीय ज्ञान प्रणाली का संक्षिप्त परिचय, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर आपका भारत में शिक्षा, वैदिक काल को हमने बहुत डीप, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ लिया, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लिए। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 आता है, भारत में शिक्षा बौद्ध काल, जो कि हमने रात की 8 बजे की क्लास में इसको क्लियर किया था। सॉरी। इसके बाद आज आपका नया चैप्टर क्लास 4th रहेगी आपकी, ये चैप्टर भी 4 रहेगा, क्योंकि एक क्लास में एक चैप्टर हम पूरा फिनिश कर रहे हैं। इससे आपको भी क्लियर रहेगा कि हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है आपका, ओके। भारत में शिक्षा, मध्यकाल की बात करेंगे, यानी कि मुस्लिम शिक्षा की बात करेंगे। ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया मेडिवल पीरियड, मुस्लिम काल की अवधारणा को समझते हैं। पूरी डिटेल में हम इसको समझ रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। फिर हम ये जब बुक पूरी खत्म हो जाएगी, फिर 1 लीनियर भी कर लेंगे। उसके बाद एन ऑफ कंटेंट आपको मिलता रहेगा। देखिए, चलिए बिल्कुल डीप समझते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार, अगर इतिहासकारों की माने तो 8वीं शताब्दी में ही भारत की असीमित संपत्ति से आकर्षित होकर के मुसलमानों ने इस देश पर, यानी कि हमारे भारत देश पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। हमारे भारत के पास असीमित संपत्ति थी, जो जिसकी लालच के कारण, जो उनको बहुत लुभावनी लगी, किनको? मुसलमानों को, उन्होंने देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। परंतु ये आक्रमण महमूद गजनी के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, जिसने सन 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लीजिए, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कहेगा कि महमूद गजनी ने कितने समय से कितने समय तक भारत पर आक्रमण किया और कितने आक्रमण उसने किए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 तक जो है उसने 17 आक्रमण किए। उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था इस देश की संपत्ति को लूट करके गजनी को वैभवशाली बनाना था। उसने जो है उसको, अपने गजनी को क्या करना था? वैभवशाली बनाना था, लूट करके, है ना। अतः वह प्रत्येक आक्रमण के बाद लूट का माल लेकर के स्वदेश, यानी कि अपने देश लौट जाता था। तत्पश्चात 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने इस देश पर आक्रमण किया। फिर क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और पृथ्वीराज को पराजित करके, हरा करके, यहां उसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। कहां? हमारे भारत में। फिर क्या हुआ? उसकी मृत्यु के बाद भारत पर क्रमशः, फिर उसके बाद एक सीक्वेंस में फिर क्या हुआ? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल वंश ने सन 1757 ईस्वी तक शासन किया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी आए, फिर उसके बाद जो है एक तरीके से आते रहे, गुलाम आए, खिलजी, तुगलक, लोदी, ये सब अपना अपना शासन किया इन्होंने। 1757 तक इन्होंने शासन किया। 1192 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी कि 1797 ईस्वी तक प्रायः पूरे देश में मुसलमानों का ही शासन चल रहा था। और इस प्रकार लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। कितने वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा, अधिकार रहा? कितने वर्ष तक उन्होंने शासन किया? 550 वर्ष तक। ठीक है। इस काल में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त कला, संगीत, भूमि व्यवस्था, न्याय तथा शासन प्रबंध आदि में विशेष प्रगति हुई। अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवनों का निर्माण भी इसी काल में हुआ, जिनमें आगरा का ताजमहल ले लीजिए, चाहे वो लाल किला हो या दिल्ली की जामा मस्जिद हो, और लाल किला तथा कुतुब मीनार आदि, ये सब प्रसिद्ध हैं। उसी काल में इनका निर्माण भी हुआ था। विशेष रूप से कला, संगीत, भवन निर्माण,
हस्तकला तथा उद्योग धंधों के विकास की दृष्टि से मुगल काल इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से विख्यात भी हुआ। जो मुगल काल था वो इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से विख्यात हुआ था। ठीक है। इसी समय मुस्लिमों ने भारत में एक नवीन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। फिर जो मुस्लिम थे उन्होंने भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के विषय में डॉक्टर F.E. केई ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसको भारत ने आरंभ किया। मुस्लिम शिक्षा क्या थी? एक विदेशी प्रणाली थी जिसको आरंभ किसने किया? भारत में। ठीक है, जिसको भारत में आरंभ किया गया और जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर, यानी बहुत कम संबंध रख करके अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके F.E. केई ने लिखा है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, ये व्हाट्सअप नंबर है। पेड नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं हमारे, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ओके, इसमें आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स फॉरवर्ड किए जाते हैं। सब्जेक्टिव कंटेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कंटेंट होता है। ठीक है, तो हमारे नोट्स लेने के बाद आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, कोई जी नोट्स नहीं खरीदना है, कोई मॉडल पेपर यानी कि कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, इतना आपके लिए एनफ रहेगा जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम शिक्षा और इस्लाम धर्म की बात करते हैं। देखिए, मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन करना था। मुस्लिम शिक्षा का अर्थ क्या था? मुस्लिम शिक्षा का अर्थ था ज्ञान की प्राप्ति। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतें, हजरत मोहम्मद साहब के उपदेश का ज्ञान जनता तक पहुंचाना था और जैसे जो मकतब थे, मदरसे थे, उनके माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रसार करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ लिया जाता था। मुस्लिम शिक्षा जो थी उसका मतलब था ज्ञान प्राप्त करना। उस ज्ञान में क्या था? उस ज्ञान में कुरान शरीफ की आयतें थी, हजरत मोहम्मद साहब के उपदेश थे, है ना, ये बच्चों तक पहुंचाए जाते थे। इस प्रकार सामान्य जीवन से संबंधित धार्मिक और लौकिक ज्ञान के अध्ययन को ही मुस्लिम शिक्षा कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का धर्म है। इस्लाम का अर्थ परम शक्ति के प्रति समर्पण तथा उन नियमों का पालन करना है जो प्रकृति की रचना करते हैं। ऐसे नियम जो प्रकृति की रचना करते हैं वही हमारा इस्लाम धर्म है। यानी कि इस्लाम धर्म का प्रॉपर अर्थ क्या है? परम शक्ति के प्रति अपना समर्पण। इस्लाम धर्म में सभी धर्मों की मौलिक एकात्मकता पर बल देते हुए उन सबको अपने में सम्मिलित करने और सभी मुसलमानों को उन्हें स्वीकार करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार इस्लाम में उच्च कोटि का ज्ञान तथा शुद्धतम स्तर का प्रकटीकरण समाहित है जो आत्मचिंतन पर आधारित होता है। मुस्लिम शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, उन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है। एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आपसे पूछ लेगा मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य हैं, 2-3 ऑप्शन दे देगा। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप उसको प्रॉपर टिक कर पाएंगे, अन्यथा ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह आपका मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था। इस्लामी राज्य का विस्तार करना, शरीयत यानी कि इस्लामी संस्कृति और कानून का प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना, भौतिक सुखों और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, धार्मिक नैतिकता का विकास करना, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना, कला कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा देना तथा चरित्र का निर्माण करना। ये मुस्लिम शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जो थी उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उन पर नजर डालते हैं। देखिएगा, मध्य यानी कि मुस्लिम काल में मुसलमान शासकों के सहयोग से एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जैसा कि अभी हमने समझा। ठीक है, मुसलमान शासकों ने क्या किया? एक नई शिक्षा प्रणाली को डेवलप किया जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा गया। इसके मुख्य कुछ लक्षण हैं, कुछ गुण भी कह सकते हैं, जैसे शिक्षा का प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। भारत में मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की। केंद्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर मुस्लिम शासकों ने शिक्षा का कोई विभाग तैयार नहीं किया था।
पर उन्होंने साधारणतया शिक्षा में रुचि अवश्य ली थी। उनको शिक्षा में इंटरेस्ट पूरा था, उसके लिए कोई प्रॉपर विभाग नहीं तैयार किया गया था। इस काल में सभी मुसलमान बादशाहों ने इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी थी। तो इस प्रकार से शिक्षा पर राज्य का एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण देखने को मिलता था। ये जो जैसे आपने अभी समझा यहाँ पे मकतब और मदरसा, इन मकतब और मदरसों में छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, बल्कि जो मदरसे होते थे उसके छात्रावासों में या यूं कहें हॉस्टल में, है ना, रहने वाले जो छात्र थे उनको भोजन और वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था तो थी ही, इसके अतिरिक्त ये भी था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते थे, जो मेधावी थे, उन छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। ठीक है, और इसके लिए शासन में जो उच्च पदों पर जो लोग आसीन थे वो आर्थिक सहायता दे देते थे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, शिक्षा की संरचना और संगठन की बात करते हैं। देखिए, लगभग संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा दो स्तरों पर विभाजित थी, एक तो प्राथमिक, दूसरी उच्च शिक्षा। ओके, इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों और जो विद्या प्रेमी थे धनी व्यक्तियों के द्वारा मकतब और मदरसों की स्थापना की गई। अब बात करते हैं मकतब की। देखिए, मकतब प्राथमिक शिक्षा और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मकतब किस शिक्षा के केंद्र थे? प्राथमिक, माध्यमिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन हो गए। तो मकतब जो थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, मदरसे आपके उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये अक्सर मस्जिदों से संबंधित होते थे, संबद्ध होते थे। इनका समस्त जो खर्च था, जो व्यय भार था, वो धनी मुसलमानों के द्वारा वहन किया जाता था। इन विद्यालयों की शिक्षा निःशुल्क थी और विद्यादान को महादान माना जाता था, परंतु यहाँ का वातावरण धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण था। ठीक है, चलिए बात करते हैं जैसे प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप। इसमें आता है आपका मकतब। मकतब को समझ लेते हैं। मकतब जो है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मकतब किस भाषा का शब्द है? मकतब आपका अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा, अर्थात वह स्थान जहां लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है मकतब कहलाता है। मुस्लिम काल में ये मकतब ही प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र थे कौन? मकतब, मदरसे, मस्जिद या स्कूल। तो आपको लिखना पड़ेगा मकतब। इसके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कौन? केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इन मकतबों में शिक्षा निःशुल्क थी तथा हिंदू बालक भी इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मकतब की बात करते हैं। मकतब में एडमिशन कैसे होता था, एंट्री कैसे होती थी, प्रवेश कैसे होता था? देखिए, वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के लिए प्रवेश के समय प्रचलित जो उपनयन और प्रव्रज्या संस्कार की भांति मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह खनी की परंपरा के बाद शुरू होता था। जैसे वैदिक काल में आपने पढ़ा, बौद्ध काल में जब एडमिशन होता था बच्चे का, है ना, उसको प्रवेश मिलता था तो उपनयन संस्कार होता था, प्रव्रज्या संस्कार होता था। उसी तरीके से मुस्लिम शिक्षा में जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता था, एडमिशन होता तो उसको बिस्मिल्लाह की रस्म अदा कराई जाती थी। ये रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। बिस्मिल्लाह रस्म कब अदा कराई जाती थी? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना है। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था। इस परंपरा के अनुसार बालक को नवीन वस्त्र पहनाए जाते थे। सभी संबंधी, उनके रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, मौलवी साहब कुरान शरीफ 55वें 87वें अध्याय से कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक फिर उनको दोहराता था, अनुकरण करता था। यदि बालक उसे दोहराने में असमर्थ होता था तो उसके द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। पहले तो जो मौलवी साहब होते थे वो
कह सकते हैं एक तरीके से कि श्लोक बोलते थे कुरान शरीफ के, है ना। जब बच्चा उनको नहीं रिपीट कर पाता था तब उनसे कहते थे कि बेटा बोलो बिस्मिल्लाह, तो बच्चा बिस्मिल्लाह का उच्चारण करता था। इस प्रकार विधिवत बालक की प्राथमिक शिक्षा का आरंभ हो जाता था। ठीक, समझ गए आपने 4-5 पॉइंट इसमें से निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस की। मकतब में बालकों को प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान अर्थात लिपि ज्ञान कराए जाने के बाद कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। पहले उनको जो है कि वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, लिपि का ज्ञान कराया जाता था, उसके बाद उनको कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। इसके साथ ही कुरान शरीफ का 30वां भाग लिखना पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत, अर्जिन विषय पढ़ाई सिखाई जाती थी। कुरान शरीफ की आयतों के साथ ही उन्हें इस्लाम के पैगंबरों और मुसलमान फ़कीरों की जीवनियाँ भी पढ़ाई जाती थी। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं सूरदास, कबीरदास, है ना, बिहारी, तुलसी, है ना। बच्चे के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेरमादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थी। वह लैला मजनू, यूसुफ, जुलेखा, सिकंदरनामा आदि काव्यों का भी ज्ञान उनको कराया जाता था। अच्छा, उच्च शिक्षा का क्या स्वरूप था? देखिए, उच्च शिक्षा मिलती थी बच्चे को मदरसे में। मकतब में प्राथमिक शिक्षा, मदरसे में उच्च शिक्षा। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। मदरसा शब्द काहे से बना है, कहाँ से बना है? तो मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। पूछ लेगा दरस शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताना पड़ेगा दरस शब्द अरबी भाषा का है। इसी तरीके से वन लीनियर भी निकाल के आपको दे देंगे, आप भी नोट करते चलिए, जिसका अर्थ है दरस शब्द का क्या अर्थ है? दरस शब्द का भाषण देना। चूंकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा ही दी जाती थी। जैसे आजकल भी लगभग जो ग्रेजुएशन में हम लोग मान लीजिए जब पढ़ते थे या बीएड भी कर रहे हैं जैसे आप लोग अभी, तो जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर, सीधा अपना आए और जो भी है पढ़ाना, वो सत्यनारायण की कथा सुना के चले जाते हैं ना। आप लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो वही कंडीशन। अतः उन स्थानों को जहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे आधुनिक महाविद्यालयों के समानार्थी ही उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जैसे कि आजकल के महाविद्यालय हैं। मकतब में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र मदरसे में प्रवेश लेते थे। ओके, ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, लखनऊ, सियाल, कोट और मुर्शिदाबाद के मदरसों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विशेष ख्याति इनको मिली। पाठ्यक्रम की बात करें तो इस शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी। उच्च शिक्षा की अवधि क्या थी? 10 से 12 वर्ष। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत तथा पाठचर्या को धार्मिक व लौकिक 2 भागों में बांटा गया था। धार्मिक और लौकिक। चलो बात करते हैं लौकिक की। लौकिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के जैसे कि अरबी, फारसी, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल हो गया, गणित, चिकित्सा शास्त्र हो गया, है ना, इन सब का ज्ञान कराया जाता था। इसके अतिरिक्त मदरसों में वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। वहीं पर अगर धार्मिक शिक्षा की बात करें तो धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र को कुरान की आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी, उनका सूक्ष्म और आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उसे सूफी सिद्धांतों एवं इस्लामी इतिहास, कानूनों, सिद्धांतों और परंपराओं का अध्ययन करना होता था। शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में मकतब व मदरसे में अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था, अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज होता था। मुख्य रूप से मदरसों में भाषण विधि का प्रयोग होता था। मुख्य रूप से मदरसों में किस विधि का प्रयोग होता था? भाषण विधि का। सर्वप्रथम बालक को कलमा और कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। सर्वप्रथम बालक को क्या कंठस्थ कराया जाता था? कलमा और कुरान की आयतें। इस बात को ध्यान रखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। रोज 4 से 5 घंटे सुलेख का अभ्यास कराया जाता था। गणित शिक्षण के दौरान गिनती और पहाड़े जोर जोर से बोल करके याद कराए जाते थे। अकबर ने शिक्षण विधि को वैज्ञानिक बनाने के लिए क्रमानुसार अक्षर ज्ञान, शब्दार्थ, छंद तथा पूर्व पाठ का समावेश भी कराया है।
अच्छा, उसमें पोजीशन ऑफ टीचर क्या थी, यानी कि टीचर की क्या स्थिति थी, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, शिक्षक की क्या स्थिति थी। मुस्लिम काल में टीचर को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, शिक्षक को काफी अहम स्थान प्राप्त था, परंतु शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण यह स्थान उतना उच्च नहीं रह गया था जितना प्राचीन भारत में था। सम्राट अकबर ने तो अपने शिक्षक मुल्ला शाह सलेह की भेंट करने की प्रार्थना को 3 माह तक ठुकराया कि हम नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जबकि उनके टीचर थे। अंत में भेंट की, उसे अज्ञातवास की आज्ञा देकर जिस प्रकार का नीच व्यवहार किया, अज्ञातवास की आज्ञा देकर के जिस प्रकार का नीच व्यवहार किया, उससे शिक्षक की निम्न स्थिति का पता चलता है। यहाँ पे डॉक्टर FEKE के अनुसार कहा गया है, शिक्षकों की सामाजिक स्थिति उच्च थी। वे साधारणतया चरित्रवान मनुष्य थे जिनको व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान प्राप्त था। जाफर के अनुसार शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन कम था लेकिन उनको सार्वजनिक सम्मान भरपूर मिलता था। हिंदू शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हिंदू शिक्षा प्रणाली में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा के व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक व बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मध्यकालीन शिक्षा से तुलना करने पर हमें कुछ समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती हैं। समानताएं क्या थी? समानताएं ये थी कि तीनों शिक्षा प्रणालियों में धार्मिकता के विकास पर बल था। भाई, वैदिक शिक्षा में भी, बौद्ध में भी, जहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे वो पूरी तरीके से क्या थे, उसमें भी क्या कहा जाता था, उनसे आध्यात्मिकता पर उनका भी जोर था, है ना। धार्मिकता के विकास पर बल देने के साथ साथ ज्ञान का प्रसार, नैतिकता का विकास और संस्कृति के संरक्षण का प्रयास किया जाता था। बौद्ध शिक्षा संस्थाओं की ही भांति इस्लामिक शिक्षा संस्थाएं भी सुसंगठित होती थी, जिन्हें धनिकों के द्वारा सहायता प्रदान, यानी जो धनी लोग होते थे वो उनको सहायता प्रदान करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाओं की तरह मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में भी बड़े बड़े छात्रावासों का निर्माण कराया गया था, हॉस्टल का निर्माण कराया गया था। तीनों ही प्रणालियों में शिक्षा आरंभ के समय संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, फिर आया प्रव्रज्या संस्कार, फिर आया बिस्मिल्लाह, है ना। वैदिक काल में उपनयन संस्कार, बौद्ध काल में पब्जा संस्कार। वैदिक काल में कौन सा था? उपनयन संस्कार। बौद्ध काल में पब्जा संस्कार। उसके समान ही मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह संस्कार आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किस समय में कौन सा संस्कार कराया जाता था। बौद्ध काल व मुस्लिम काल दोनों में ही शिक्षण हेतु नायक विधि का प्रयोग किया जाता था। तीनों ही कालों में विद्यार्थी अनुशासित रहते थे। गुरु शिष्य के मध्य संबंध भी तीनों ही कालों में श्रद्धा और प्रेम पर आधारित थे। कुछ असमानताएं हैं, कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। फिर हम इसके गुण की बात करेंगे, दोष की बात करेंगे, फिर चैप्टर हमारा एंड होता है। तो अब बात करते हैं कि इनमें दो असमानताएं क्या हैं। देखिए, मुस्लिम शिक्षा वैदिक और बौद्ध शिक्षा के समान धार्मिक होने पर भी आध्यात्मिक नहीं थी। मुस्लिम शिक्षा जो थी वो वैदिक और बौद्ध शिक्षा के समान धार्मिक तो थी लेकिन आध्यात्मिक नहीं थी। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों का इसमें कोई स्थान नहीं था। हिंदू शिक्षा प्रणाली में बालकों व बालिकाओं की शिक्षा में कोई अंतर नहीं था। बौद्ध काल में बालिकाओं को केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी, जबकि मुस्लिम काल में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के कम ही अवसर प्राप्त हुए। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम विशिष्ट भाषा संस्कृत, बौद्ध काल में लोक भाषा पाली थी और मध्यकाल में विदेशी भाषा अरबी और फारसी थी। तीनों में अंतर देखने को मिला आपको। प्राचीन वैदिक और बौद्ध काल की अपेक्षा मध्यकाल में स्त्री शिक्षा का अधिक उपहास हुआ, हास हुआ। प्राचीन काल में अनुशासनहीनता करने पर छात्रों को प्रायश्चित जो है करना होता था, व्रत आदि करना होता था, परंतु मध्यकाल में छोटे छोटे अपराधों पर छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में कला कौशलों की शिक्षा का अधिक प्रचार था। तो इस तरीके से हमने कुछ असमानताएं भी जानी, समानताएं भी जानी। अब हम बात करते हैं मध्यकाल में जो शिक्षा थी उसके कुछ गुण हैं। जैसे गुण क्या है? शिक्षा को राज्य का संरक्षण था। शिक्षा को क्या था? शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। निर्विवाद रूप से संपूर्ण मुस्लिम काल में
शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मुस्लिम शासकों ने मकतबों व मदरसों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति अपने प्रेम और उदारता का परिचय दिया। ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। मकतब और मदरसों में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। प्राथमिक और उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था होना। इस काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में ही की जाती थी। यह भिन्न भिन्न स्तर की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न विद्यालयों की शुरुआत भी की गई। ज्ञान के विकास पर बल दिया जाता था। मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत तुल्य मानते थे। यही कारण था कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ ज्ञान के विकास पर भी बल दिया गया। नायकी पद्धति का विकास। मध्यकाल में मुस्लिम मदरसों में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। जो योग्य छात्र हुआ करते थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। इसे नायकी पद्धति कहते हैं। ठीक है। कुछ कमियां थी मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के। कुछ दोष भी हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता होना। कैसे? मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर को छोड़ करके अन्य सभी मुसलमान बादशाह कट्टरपंथी थे। कैसे थे? कट्टरपंथी। अतः शिक्षा का प्रमुख दोष शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता था। शिक्षा में एक स्थिरता नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। इनका कारण ये था कि कुछ मुस्लिम शासक अधिक कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे और कुछ थोड़ा उदार प्रवृत्ति के थे। इसलिए किसी शासक के काल में शिक्षा की विशेष प्रगति हुई और किसी के शासनकाल में शिक्षा उपेक्षित रही। आध्यात्मिकता का अभाव रहा। मुस्लिम शासकों ने आते ही भारत की प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति का मुखर विरोध कर अपनी शिक्षा पद्धति लादने का प्रयास किया। इसमें धर्म और दर्शन तथा आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत हानि हुई, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना और छात्रों में धार्मिक कट्टरता की भावना को समाहित करना था। अच्छा, स्त्री शिक्षा की भी अवहेलना हुई। यहाँ पे स्त्री शिक्षा की जो थी उसका भी हाश हुआ, नुकसान हुआ, कमी आई, उसमें गिरावट आई। पर्दा प्रथा के कारण, क्योंकि मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा बेहद बहुत अधिक था, इस युग में स्त्री शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पाया। अतः केवल राजघरानों और धनी परिवारों की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो सकी। जन साधारण की बालिकाएं शिक्षा से प्रायः वंचित ही रह गई। दोषपूर्ण शिक्षण विधि थी। शिक्षण पद्धति का दोषपूर्ण होना भी मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य दोष था, क्योंकि छात्रों के रटने पर अधिक बल दिया जाता था। नेतृत्व के गुणों का विकास करने में असफल। मध्यकालीन शिक्षा छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने में असफल रही और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं, है ना। आपने नेतृत्व खूब पढ़ा है बीएड थर्ड सेमेस्टर में, पूरा बुक थी पूरी नेतृत्व के नाम पर। नेतृत्व के लिए कुशल व्यक्तियों का उपलब्ध नहीं करा सकी और यह भी मध्यकालीन शिक्षा का एक प्रमुख दोष था, एक प्रमुख कमी थी। ठीक है। तो इस तरीके से जो चैप्टर 4 था हमारा मध्यकालीन शिक्षा, इसको हमने क्लियर किया। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो शाम को क्लास होगी आपकी रात में 8 बजे, नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी? रात में 8 बजे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, क्लासेज अटेंड करते रहेंगे, उनका बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है। और जो नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ लेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, सोचते हैं अभी बहुत टाइम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर बाद में बहुत लोड हो जाता है आपके ऊपर, है ना। चलिए अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी बुक से 204 क्वेश्चंस निकाले गए हैं। ये पेड स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किए जाते हैं जो पेड स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इसमें आपका जो है कि आंसर ऑलरेडी टिक है, इसमें लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। अभी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक आप इनको थोड़ा बहुत रिवाइज होता रहे। आपका चैप्टर 4 था आज हमारा, चैप्टर 4 यहाँ शुरू होता है। चलिए देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? तो जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी भारत की, उसमें शिक्षा के माध्यम आपके मदरसे और मकतब थे। ठीक है। मकतब में कौन सी शिक्षा आपको प्राप्त होती थी? मकतब में आपको प्राथमिक शिक्षा मिलती थी। वहीं पर जो मदरसे थे उनमें कौन सी शिक्षा मिलती थी? उच्च शिक्षा मदरसे में मिलती थी आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मकतब थे आपके किस प्रकार के विद्यालय थे? अभी मैंने आपको बताया,
मकतब जो थे वो प्राथमिक विद्यालय थे, उसमें छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मदरसे जो थे वो आजकल के जैसे महाविद्यालय हैं आपके, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? उच्च शिक्षा जो कि आजकल के महाविद्यालयों में होती है ना। उच्च समय जो मदरसे थे आपके वो आजकल के महाविद्यालयों के समान ही थे। ठीक है, और ये उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह की जो रस्म होती थी, जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब बच्चे का एडमिशन होता था, और उस समय उनके जो भी सगे संबंधी होते थे वे सारे इकट्ठा होते थे। पहले उनसे जो है कि कुछ आयतें उनका क्या कह सकते हैं, उनका अनुकरण कराया जाता था। जब बच्चा उनकी जो आयतें होती थी उनका अनुकरण नहीं कर पाता तब उनसे सिर्फ बिस्मिल्लाह कहलवाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मकतबों में शिक्षा का माध्यम क्या था? मकतबों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मकतबों में शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती थी? मकतबों में शिक्षा जो थी वो बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होती थी, और ये संस्कार तब होता था जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया? तो मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे अधिक करने वाले आपके औरंगजेब थे। कौन? औरंगजेब जो थे, इन्होंने मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे अधिक किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना करवाने वाले आपके इल्तुतमिश थे। कौन? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस ना करें कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे। अभी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। अगर एग्जाम आपका मान लीजिए सब्जेक्टिव हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था? कितने गजब क्वेश्चंस हैं। देखिए, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा को? तो शाहजहां ने जौनपुर मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था। जौनपुर की मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहने वाले कौन थे? शाहजहां थे। एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से घुमा सकता है। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का दोष क्या था? मध्यकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, उसमें स्थिरता न होकर के शिक्षा अस्त व्यस्त यानी कि अव्यवस्थित थी। ठीक है, तर्क तथा दर्शन में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को कहा जाता था। तर्क तथा दर्शन में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फाजिल कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1797 ईस्वी में हुई थी। कब? 1797 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको 4 बजे 8 बजे क्लासेस मिलती हैं तो जरूर अटेंड करें। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण विधियां जो थी, व्याख्यान विधि थी, तर्क विधि थी, स्व अध्ययन का मतलब हो गया सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।